नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है नसीबों का लिखा। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। वैसे तो उसका नाम काजल था, पर गांव में सब उसे काली बोलते थे। वो सांवली थी पर उसके नए नक्श बहुत सुंदर थे। हमेशा बेहद चुप और शांत रहने वाली काजल आज जोर जोर से रोते हुए अपने घर के बाहर खड़ी थी। पूरे आस पड़ोस के लोग तमाशा देखने के लिए वहां आ खड़े हुए थे, पर कोई भी उसकी बददिमाग माँ और भाई को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कल ही तो उसके पापा का श्राद्ध कर्म समाप्त हुआ था और आज उसकी सौतेली माँ रचना देवी और छोटा भाई सोनू उसे घर से भगा रहे थे। माँ, ऐसा मत करो, तुम दोनों के सिवा अब मेरा कोई नहीं है माँ। मैं हमेशा तुम दोनों की सेवा कर दिया करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी और कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करूंगी। मुझे यहीं घर के एक कोने में जगह दे दो, मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? वो रो रो करके बोल रही थी। वहीं जमीन पर उसका कुछ कपड़ा पोटली में बंधा हुआ फेंका हुआ था। बकवास बंद कर काली और भाग यहाँ से। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मेरी ये हालत नहीं है कि मैं तुम्हारा बोझ सहूंगी। तुझे जहाँ जाना है जा, पर मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी। इस 2 कमरे के घर पर सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का हक है। तेरा बाप सिर्फ तेरा था, वो मर गया, अब यहाँ तेरा कोई नहीं है। जा यहाँ से। उसे धक्का दे करके बोलती रचना घर का दरवाजा बंद करने लगी थी। काजल बदहवास रोती उसके पैर ही नहीं छोड़ रही थी। गुस्से से उसका माथा गर्म हो चुका था। फिर उसके साथ खड़े 16 साल के सोनू से उसने कहा था, ए सोनुआ, इस काली को धक्का मार करके घर के बाहर फेंक और दरवाजा बंद कर ले। रुको, बंद करो ये तमाशा। अरे छोटे ठाकुर आए हैं। छोटे ठाकुर यहाँ क्यों आए होंगे? अगल बगल दर्शक बने लोगों के बीच खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। गांव के सारे लोग उनके यहाँ आने का कारण जानने को उत्सुक हो गए थे। छोटे ठाकुर, आप मेरी माँ को समझाएं ना, मुझे घर से ना निकाले, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? उन्हें देखते ही जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला था। वो बिलखते हुए उनके पैरों पर आ गिरी थी। ये हमारे घर का मामला है छोटे ठाकुर, आप इसमें अपनी टांग मत घुसाइए। इससे पहले कि वो कुछ कहते रचना बहुत बदतमीजी से बोल पड़ी थी। रचना देवी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपने ना रहने पर काजल की इस स्थिति की आशंका मनोहर चाचा को थी। अपनी बेटी को तुम्हारे बुरे बर्ताव से बचाने के लिए वो हमेशा चिंता में रहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी मासिक आमदनी में से कुछ कुछ रुपए बचा करके काजल के नाम पर 5 लाख रुपए मेरे पास जमा करवाए हैं। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला था। उनकी बातें सुन करके सब छोटे ठाकुर की ओर देखने लगे थे और रचना का पूरा शरीर नाच उठा था। 5 लाख की रकम सुन करके सोनू की तो आंखें बाहर निकलने लगी थी। 5 लाख? अरे काली बेटी, मैं तो ये सब मजाक कर रही थी। तू मेरी ही तो बेटी है। अब उनके बाद मैं ही तेरा ख्याल रखूंगी ना, और तुझे हमेशा प्यार करूंगी। चल बिटिया, अपने घर के अंदर चल। अपनी लोभ को दबाते वो काजल के कंधों से उठा करके खड़ी हो गई। रे सुनुआ, चल दीदिया की पोटली उठा करके घर में रखा। ठीक है माँ, वो बोला और नीचे से पोटली उठाने लगा था। मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है रचना देवी। मनोहर चाचा ने मेरे पास सिर्फ पैसे ही जमा नहीं करवाए हैं, बल्कि उन्होंने काजल के जीवन की पूरी जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी है। वे गंभीर हो करके बोला तो सबकी आंखों में सवाल खड़ा हो गया था, पर वो तो चीख ही पड़ी थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं छोटे ठाकुर? अभी काली के माँ और भाई जिंदा हैं। ये मेरी बेटी है और ये
हमारे साथ ही रहेगी। आप इसके पैसे मुझे दे दीजिए, मैं और सोनू इसका बहुत ख्याल रखेंगे। वो अब गुस्से से बोली थी। अब भला इतने रुपए वो उनके पास थोड़े छोड़ देने वाली थी। रचना देवी चुप हो जाओ, अपना ये ढोंग किसी और को दिखाना। अगर तुम्हें काजल से थोड़ा भी प्यार होता तो तुम अपनी जवान बेटी को यूं घर से बाहर निकाल करके सबके सामने तमाशा नहीं बना रही होती। बेहद सर्द आवाज में वो बोला था। उनकी फटकार से रचना पसीने पसीने हो गई थी। छोटे ठाकुर की नजर अब बिल्कुल चुप हो चुकी काजल पर पड़ गई थी। उसके सावले सलोने मुखड़े पर थप्पड़ और आंसुओं के गहरे निशान पड़े थे। उसका नरम दिल भर आया था। वो रचना की तरफ गुस्से से देखता बोला था, मनोहर चाचा ने अपने ना होने की स्थिति में काजल की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इसके लिए उन्होंने पहले ही कोर्ट से पेपर बना करके मुझे सौंप दिया था। उसके मरने के बाद अब मैं ही इसकी देखभाल करूंगा। मुझे लगा ही था कि तुम दोनों माँ बेटा ये तमाशा श्राद्ध के बाद करोगे ही, इसलिए मैं आज यहाँ चला आया था। ये लो कोर्ट के पेपर्स पढ़ लो। उसने गुस्से से अपने हाथों में पकड़ा पेपर्स रचना देवी के मुंह पर फेंक दिया था। आज से काजल सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अब ये मेरे घर में रहेगी और तुम दोनों माँ बेटा अपने छोटे से घर में ऐश करोगे। चलो काजल, अब तुम्हारा घर हवेली है, तुम वहीं मेरी माँ के साथ रहोगी। छोटे मालिक ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दीजिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। आप रोज आ करके जांच कर लिया कीजिए। वो कानूनी पेपर्स पर एक नजर डालने के बाद अब हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगी थी। ये सब नाटक छोड़ो और तुम दोनों माँ बेटे मेरी बात कान खोल करके सुन लो। आज के बाद कभी भी काजल से मिलने या उसे परेशान करने की कोशिश मत करना। मनोहर चाचा के साथ ये भी तुम लोगों के लिए मर गई है। तुम दोनों कभी भी हवेली की ओर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। वो बेहद गुस्से में आ चुका था। काली दीदिया, मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूं ना, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी। सोनू रोते हुए काजल का हाथ पकड़ बैठा था। अपनी माँ के संगत में वो भी बहुत चालबाजी सीख चुका था, इसलिए अब बात को संभालने की कोशिश करने लगा था, पर वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। तुम दोनों मेरी सोच से भी ज्यादा नीचे गिरे इंसान हो। 5 लाख रुपए की चकाचौंध में अब तुम दोनों को काजल से प्यार होने लगा है। वो बेहद हिकारत से बोलते हुए चिल्ला पड़ा था, अब अपना मुंह बंद कर लो, मुझे तुम दोनों की और कोई बकवास नहीं सुननी है। चलो काजल, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सपना देखा है जो तुम्हें पूरा करना है। उससे बोलता वो कुछ दूरी पर खड़े अपने जीप में जा बैठा था। काजल कुछ देर तो अपने आसपास सबको देखती रही, फिर अपनी पोटली सोनू के हाथ से ले ली थी। सोनू, अपना और माँ का ख्याल रखना। इतना सा बोल करके वो डबडबाई आंखों से अपने पापा के घर को निहारती पलट गई थी। रचना और सोनू की आंखों में काजल के लिए बेइंतहा नफरत की ज्वाला धधक रही थी, पर वो इस बात से बेपरवाह धीरे धीरे अपना कदम छोटे ठाकुर के जीप की तरफ बढ़ाने लगी थी। जिस घर से उसे अपनी डोली में बैठ करके ससुराल विदा होना था, वहां से आज वो एक अजनबी के साथ अनजान सफर पर विदा हो रही थी। उसके आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी थी। वो छोटे ठाकुर के द्वारा उसके लिए खोले गए दरवाजे से जीप में जा करके बैठ गई थी। ये लो काजल, अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। इन आंखों को भी वो सपने पूरे करने हैं जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए दे। आज के बाद मैं कभी तुम्हें रोता नहीं देखना चाहता। चलो अब मुस्कुरा दो। वो हौले से मुस्कुराते हुए अपना रुमाल निकाल करके उसकी तरफ बढ़ा दिया था, जिसे काजल ने कुछ झिझक के साथ थाम लिया था। छोटे ठाकुर ने जीप स्टार्ट कर दी थी और कुछ ही पल में काजल एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़ी थी। छोटे ठाकुर यानी सौर प्रताप ठाकुर मोहितपुर गांव के मुखिया जगत प्रताप ठाकुर का इकलौता बेटा था। बड़े ठाकुर ने 10वीं के बाद उसे विदेश पढ़ाई करने भेज दिया था। समय बीतता रहा और सौर अपने पढ़ाई के साथ बड़ा होता रहा। 26 साल के सौर का जितना सुंदर रंग रूप था, उतना ही वो अपने पिता की तरह ही नर्म दिल और हंसमुख स्वभाव का लड़का था। विदेशी रंग ढंग भी उसके पारिवारिक संस्कार को बदल नहीं पाए थे। वो जब भी छुट्टियों में गांव आता, अपने से बड़ों से बहुत इज्जत से
पेश आता था। सबको चाचा भैया कह करके बात किया करता था। उसके सरल स्वभाव की वजह से गांव वाले बड़े ठाकुर के साथ अपने छोटे ठाकुर को भी बेहद पसंद करते थे। गांव के लगभग पूरे लोग बड़े ठाकुर के अनेकों फैक्ट्रियां और कई एकड़ जमीनों पर खेती करके अपना जीवन खुशी से बिताते थे। कुछ साल पहले बड़े ठाकुर की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। सौर की पढ़ाई के कुछ महीने बाकी थे, फिर भी वो सब कुछ छोड़ करके अपने गांव वापस आ गया था। अपनी माँ और छोटी बहन रीतू को संभालने के साथ उसने अपने पिता के सारे उद्योगों को अच्छे से संभालना शुरू कर दिया था। अपने 23 साल की कच्ची उम्र में सौर ने अपने कंधों पर पिता का सारा बोझ उठा लिया था। उसे जब भी किसी काम में कोई दिक्कत होती, वो अपने पिता के निजी सलाहकार एवं पैसों की सारी लिखा पढ़ी करने वाले मनोहर जी से बैठ करके बातचीत कर लेता था। मनोहर जी मेहनती और अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। उनके काम से ही प्रभावित होकर के बड़े ठाकुर ने मनोहर जी को अपना निजी सलाहकार और रुपए की लिखा पढ़ी का पूरा काम दे रखा था। वो पूरे महीने की हुई सारी आय और खर्च की पाई पाई के हिसाब उन्हें दिया करते थे। मनोहर जी की पत्नी अपनी पहली संतान को जन्म देते समय ही चल बसी थी। 6 महीने तक तो मनोहर जी ने काजल को अकेले ही पाला पोसा, पर अपने काम और बच्ची का ख्याल नहीं रख पाने की वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। रचना जब मनोहर जी के घर पत्नी बन करके आई तो 2-4 साल तक काजल को बहुत प्यार करती रही, पर जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो अचानक ही उसका दिल बदल गया था। अब काजल उसकी आंखों में खटकने लगी थी। उसकी हर छोटी सी बात या मनोहर जी से कुछ लाने की फरमाइश करना रचना को जहर लगने लगा था। अब वो अक्सर काजल दुख पहुंचाने लगी थी। उसके साथ मारपीट करना उसका रोज का काम बन गया था। रचना देवी ने 8 साल की काजल के कंधे पर ही घर के सारे काम काज का बोझ डाल दिया था। वो खुद सारा दिन अपने बेटे के साथ मगन हुई रहती और काजल अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर का सारा काम निपटाने के बाद विद्यालय भी जाती थी। अपनी पत्नी का ऐसा बदला रूप देख करके मनोहर जी को बहुत दुख होता था। वो रचना को बहुत समझाते थे, पर वो एक कान से सुन करके दूसरे कान से उनकी बात को निकाल दिया करते थे। उनको सताने के लिए रचना अक्सर मनोहर जी को सोनू से दूर कर दिया करते थे। अपने बेटे के मोह में वो भी चुप रह जाते थे। काजल अब बचपन से जवानी की दहलीज पर आ रही थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थे। घर का सारा काम करते हुए भी वो अपने विद्यालय में पहले स्थान पर आते थे। इसलिए मनोहर जी उसे डॉक्टर बनाने की बात सोच रखते थे। वो कुछ पैसे रचना की आंखों से छुपा करके काजल के नाम पर रखने लगे थे। अपने ही घर में रचना और सोनू के द्वारा काजल को बात बात पर प्रताड़ित करने वाली आदत देख करके अब मनोहर जी अंदर ही अंदर घुलने लगे थे। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। अपनी गिरती हुई स्वास्थ्य को देख करके वो काजल के प्रति बेहद चिंतित रहने लगे थे। जिस दिन उनकी तबीयत खराब रहती थी, छोटे ठाकुर के मना करने पर भी वो काम पर आ जाते थे। ऐसी स्थिति में काजल भी उनके साथ चली जाती थी और वहां पर उनका ख्याल रखती थी। उस दिन मनोहर जी की तबीयत बहुत ही खराब थी। आज काजल को रचना ने काम के बहाने घर पर ही रोक लिया था, इसलिए वो अकेले थे। जब सौर ने उन्हें घर जा करके आराम करने को कहा तो वो उनके पैर पकड़ लिए थे। छोटे ठाकुर, आप तो हमारे भगवान हैं। मुझे बड़े ठाकुर और आपने सब कुछ दिया है, पर अब मेरी एक आखिरी मदद कर दीजिए। वो बेहद भावुक हो करके बोले थे। हाँ बोलिए मनोहर चाचा, क्या बात है? और प्लीज आप ये मेरा पैर छोड़िए। आप मुझसे बड़े हैं, मेरा पैर पकड़ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वो मुस्कुरा करके बोला था। ये तो आपका बड़प्पन है छोटे ठाकुर की आप मुझे इतना मान देते हैं, वरना हम छोटे लोगों की आपके आगे औकात ही क्या है। वो दुख से बोले और फिर अपने घर की सारी स्थितियों से उन्हें अवगत कराने लगे थे। वो काजल की पूरी जिम्मेदारी उन्हें देना चाहते थे, जिसे सौर कुछ देर सोचने के बाद मान लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर की, आपने मेरी बेटी को अपने घर में और अपने संरक्षण में रखने की बात कही। मैं कल ही कोर्ट से कागज बनवाने की कोशिश करता हूँ। वो खुशी से रो पड़े थे। अपनी तबीयत कुछ ठीक होते ही मनोहर जी कोर्ट के चक्कर लगाने लगे थे। लगभग महीने भर बाद काजल की कस्टडी पेपर छोटे ठाकुर के नाम से बना पाने में वो सफल हो गए थे। फिर उन्होंने उस पेपर को सौर को सौंप दिया था और 2 माह भी नहीं बीते थे कि मनोहर जी दुनिया से विदा हो गए थे।
सौर को जब मनोहर जी की मृत्यु की बात पता चली तो वो बेहद दुखी हुआ। फिर वो उनके श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद उनके घर जा पहुंचा था। वहां पहुंच उसे आभास हुआ कि वो बिल्कुल सही समय पर वहां आया था। इस तरह काजल आज सौर के साथ उसकी छत्र छाया में रहने उसके घर घर आ पड़ी थी। काजल रुमाल से अपने आंसू पोंछ करके अपने पापा के सपनों के बारे में सोचने लगी थी। अब उसका एक ही मकसद था कि उसे पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना था। वो अपने कष्ट भरे जीवन के बीते पलों को आखिरी बार याद करते जीप की सीट से सर टिका करके सोच में डूब गई। काजल की मंजिल आ चुकी थी पर अभी भी वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। सौर ने जब अपनी जीप को हवेली के अंदर ला करके रोका था तो उसकी तंद्रा टूट गई थी। सौर उतर करके उसकी ओर का गेट खोलने लगा था। आओ काजल, तुम्हारे नए घर में स्वागत है, वो हौले से मुस्कुराता बोला था। काजल सकुचाती सी उतर गई और उसके पीछे चल पड़ी थी। बड़ी सी हवेली थी, शायद 1000 गज में फैली हुई, जो सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना दिख रहा था। चार दीवारी के चारों तरफ से फूलों के पेड़ पौधे लगे थे जिसकी मनमोहक खुशबू मन को लुभा रही थी। वहीं पर छोटे छोटे कई कमरे बने थे, शायद नौकर रहते होंगे। वहीं एक जगह पर बड़ा सा झूला पड़ा था जिस पर गद्दा लगा हुआ था। वो छोटे ठाकुर के पीछे पीछे मुख्य द्वार से होते हुए अंदर आती है। अंदर से हवेली बहुत शानदार थी। ढेर सारे कमरे थे, बीच में बड़ा सा हॉल था जिसमें खाने की बड़ी सी मेज लगी हुई थी। अरे बेटा, आ गए तुम, हम दोनों तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, ममता देवी बेटे से कहती हुई उसके पीछे पोटली हाथों में कसे काजल की ओर देखती हैं। ये मनोहर जी की बेटी काजल है ना? काजल आगे जा करके उनके पैर छूती है। खुश रह बच्चे, कितनी प्यारी है तू, ना जाने कैसी औरत है वो जिसने बाप के मरते ही तुम्हारे सर से छत का साया भी छीन लिया। उसके सर पर हाथ फेरती कहती हैं उन्हें सब कुछ पता था। वो सिसकने लगती है, नहीं बिल्कुल नहीं, आज से तुम एकदम नहीं रोओगे, अब यही घर है तुम्हारा। तुम्हारे पिताजी की मर्जी थी ना बेटी की तुम हम लोगों के साथ रहो, तो रोना धोना छोड़ो और खुश रहो। अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम मुझे रीतू की तरह माँ ही कहना। आज से मेरी 2 बेटियां हैं, वो उसे खुद से लिपटाते हुए कहती हैं। रीतू, इसे तुम अपने बगल वाले कमरे में ले जाओ और मुंह हाथ धुलवा करके लाओ। जाओ बच्ची, और हाँ रोना मत। शीतल, ओ शीतल, खाना लगाओ। सौर उसे गौर से देखता है। उसकी उदास आंखें सौर को बेचैन कर देती हैं। माँ, मैं भी थोड़ा फ्रेश हो करके आता हूँ, कह करके अपने कमरे में चल देता है। रीतू और सौर का कमरा पहली मंजिल पर था। ममता जी खुद नीचे के कमरे में ही रहती थी और खाली पड़े कमरों में ताले लगे हुए थे। ठीक है माँ, आओ, तुम्हारा नाम क्या है? वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो रीतू ने उससे पूछा। काजल, धीरे से बोल करके वो चारों तरफ घूम घूम करके देखने लगी। उसे अजीब लग रहा था ये सोच करके कि अपना घर छोड़ करके उसे यहीं रहना होगा। बहुत प्यारा नाम है, मेरा नाम रीतू है और मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। तुम कौन से क्लास में हो? मैं भी 12वीं में पढ़ती हूँ। ओह, क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? साइंस, बायो। और तुम्हारा? बाप रे, बायो, मेरी तो जान निकल जाए। मेरा तो आर्ट्स है। हम दोनों एक ही क्लास में हैं तो सहेलियां हुई ना। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वो काजल की तरफ हाथ बढ़ा करके बोलती है। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें सब चीजों से परिचित करवाती हूँ, रीतू उससे कहती है। वो चुपचाप उस लड़की को देखने लगी जो पूरे रास्ते बोलती ही रही। हाँ, तो ये रहा तुम्हारा कमरा, बगल में मेरा है। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहना, मैं यहीं बैठती हूँ। तुम बाथरूम में फ्रेश हो करके आओ, कह करके वो बेड पर बैठ गई। बड़ा सा कमरा था जिसमें बेड के अलावा टेबल, कुर्सी, 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां जिस पर सफेद पर्दे लगे थे। रोशनी के लिए छत से बड़ा सा फानूस लटका था जिससे कमरे में दिन के उजाले जैसी रोशनी फैली हुई थी। वहीं बगल में बाथरूम था। वो धीरे धीरे चलती अंदर गई। अरे अब आ भी जाओ काजल, सब नीचे हमारा वेट कर रहे हैं, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। काजल को रीतू की आवाज आई तो वो रोना छोड़ करके बाहर निकली। अच्छा, तो तुम रो रही थे? मैं अभी माँ और भैया से शिकायत करती हूँ।
नहीं रितु, मत कहो, मैं रो नहीं रही, बस पापा की याद आ रही थी इसलिए आंखें भर आई थी। नहीं रोऊंगी मैं कभी, मुझे पापा के ख्वाबों को पूरा करना है, मैं अब कमजोर नहीं पड़ सकती। चलो अब भूख नहीं लगी है। वो आंसू पोंछते हुए अंतिम शब्द मुस्कुरा करके कहती है, गुड गर्ल, ये हुई ना बात, चलो तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे। वो खिल उठती है काजल के बोलने पर। हाँ हाँ चलो, तुम्हें भी तो भूख लग गई होगी। उसे याद आता है पापा के जाने के बाद वो पूरे दिन में एक बार खाती थी, वो भी सबके खाने के बाद बचता था, तब उसे भूख का एहसास होता है। क्या सोचने लगी? चलो। रितु उसका हाथ पकड़ करके सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। अगले दिन से सौर रितु के साथ उसे भी कॉलेज छोड़ने का जिम्मा उठा लेता है। रितु का कॉलेज पहले आता था और काजल का बाद में। तो जब आज वो 15-20 दिनों बाद वहां पहुंची तो सब हैरान हो करके उसके साथ सौर को देख रहे थे। सौर की पर्सनालिटी ऐसी थी कि सब मुड़ मुड़ करके देखते थे। ऊंचा कद, उजली रंगत और बहुत ही गंभीर अंदाज लिए वो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। वो उसे वापसी में आने को कह करके चला जाता था। वो गेट से अंदर जाने लगती है जब आनंद को अपनी ओर घूरते पाती है। ये देख, वो वहां से तेजी से अपनी कक्षा में जाने लगती है जब वो उसका रास्ता रोक खड़ा हो जाता है। कौन था वो? किसके साथ आई हो तुम कॉलेज? बोलो। वो चीखता है। तुम्हें क्या मतलब है मैं किसी के साथ आऊं जाऊं? उसका कलेजा कांप रहा था, पर वह उसके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। अपना मुंह बंद करो काजल, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, किसी दूसरे की तरफ आंख उठा करके भी मत देखना, वरना उसकी जान ले लूंगा। अपनी हीरोगिरी रखो अपने पास, सबको अपने जैसा समझते हो। वो कौन है तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वरना प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगा, कह करके क्लास में तेजी से चली जाती है। वो पीछे से सीटी बजाता हुआ आने लगता है। कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था और एक नंबर का लफंगा। वह पिछले साल यहाँ कहीं बाहर से पढ़ने आया था और उसी के क्लास में था। अपने बेकार दोस्तों के साथ सब लड़की को परेशान करना अपना हक समझता था। रूमी उसे पसीने से भीगी देख करके, क्या हुआ तुझे? आ यहाँ बैठ, अपने बेंच पर सीट देती उससे कहती है। वो उसकी अकेली सहेली थी जो काफ़ी निडर और तेज थी। डरपोक तो काजल भी नहीं थी, पर आनंद की आंखों में जो छिछोरापन और बेशर्मी की झलकता थी उससे वो डर जाया करते थे। वो आज फिर सीटी बजाता आ रहा है। देख काजल, तू उसका सामना किया कर, तभी वो तेरे पीछे आना छोड़ेगा। अगर तू ऐसे ही डर करके भागेगी तो पीछे परेशान करता रहेगा। मैं रोज तेरा इंतजार करती थी, कहाँ थी तू इतने दिन? मेरे पापा की मृत्यु हो गई, कहते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो माँ के द्वारा निकाले जाने से लेकर के सौर के घर में आने तक की बात उसे बताती है। वो उसे ढांढस बंधाती है। शिक्षक के क्लास में आने से दोनों चुप हो जाती हैं। काजल को बगल से घूरे जाने का एहसास होता है। वो नजर उठा करके देखती है तो आनंद को अपनी ओर मुस्कुराते हुए घूरता पाती है। वो दूसरी ओर देखने लगती है। शाम में सौर और रितु उसे लेने आते हैं। वो रूमी को बाय बोल करके उनके साथ चली जाती है। आनंद वहीं खड़ा उसे गुस्से से देखता है। वो अपने नए घर में सबके दिलों में बस गई थी। ममता देवी उसे रोज पूरे दिन के बारे में पूछती थी और कोई तकलीफ हो तो बेझिझक बताने को बोलते थे। रितु उसे बहुत पसंद थे। रितु कभी भी जो उदास होने की कोशिश करती तो माँ को बता देने की धमकी दे करके हंसा देते थे। कॉलेज से आ करके वो दोनों एक साथ ही बातचीत करती और फिल्में देखा करते थे। वो हर वक्त बक बक करके उसे बिजी किए रहते थे। काजल की आदत तो हर दिन कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटे रहनी थी, पर यहाँ तो नौकरों की फौज थी। काजल जब भी किचन में काम करने जाती तो सब उसे वापस भेज देते, फिर भी वह खाली टाइम में कुछ कुछ डिश बना करके सबको खिलाया करते थे। सौर का भी दोस्ताना रवैया बेहद अच्छा था। वो एक दिन रितु और उसे बाजार ले जा करके कपड़े और ज़रूरत का सामान दिलवा लाता है। उसके जख्मों पर मरहम लगने ही
लगा था कि उसकी माँ और भाई आ गए। उस दिन रविवार था। रितु लेट तक सो करके उठते थे तो वो घर के बाहर बगीचे में घूमने आ गई थे। कुछ देर घूम करके झूले पर बैठी झूलते हुए आगे के बारे में सोचने लगे थे। सौर अपने कमरे में व्यायाम कर रहा था। खिड़की से उसे उदास बैठे देख करके वहीं से आवाज देता है, काजल क्या सोच रही हो? वो चौंक करके ऊपर देखती है और मुस्कुरा करके कुछ नहीं कहती है। वो उसे रुकने का इशारा करके तौलिया कंधे पर डालता नीचे आता है। तुम फिर रोने के मूड बना रही थी क्या? वो मुस्कुरा करके नहीं में सर हिला देती है। ट्राउजर और बनियान पहने माथे पर आते पसीनों को तौलिए से पोंछता काजल को बड़ा ही प्यारा लग रहा था। एक बार तो उसके दिल में शोर सा उठा पर वो उसे दबा गई थी। आप रोज व्यायाम करते हैं क्या? हाँ, मुझे मेहनत के पसीने बहाना अच्छा लगता है। वो उसके विचारों से खुश हुई थी। अरे अरे रुको, तो कौन हो तुम लोग? कहाँ तो घुसे चले जा रहे हो? मुख्य द्वार पर खड़ी गेट की चिल्लाया। वो दोनों अचानक ही पलटे थे। सौर आगे जा करके उन्हें रोकता है। ए रुको, बोला था ना तुम लोगों को हवेली की तरफ देखना भी मत। तो साहब जी हमें माफ कर दीजिए, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। उन 5 लाख में से 2 लाख हमें दे दीजिए मालिक। सोनू बड़ा हो जाएगा तो कमा करके वापस कर देगा। रचना देवी रोते हुए सौर के पैरों पर गिर जाती हैं। अच्छा, तो तुम लोग पैसों के लिए आए हो? तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वो सारा पैसा काजल के नाम पर जमा है। डॉक्टर बनना है उसे। चले जाओ यहाँ से। बलबीर धक्के मार करके निकालो इन्हें, वो नौकर से कहता है। बेटी तू मालिक को समझा दो, नहीं तो 1 लाख भी दे दे हमें। हमने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है बेटी। वो मगरमच्छी आंसू बहा करके उसे फुसला रही थी। वो कुछ नहीं बोलेगी, जाओ यहाँ से। अगली बार से यहाँ आए तो मार खा करके जाओगे। ले जाओ इन्हें, सौर गुस्से से बोलता है। काजल उसके लाल हो गए चेहरे को देखने लगती है। चलो काजल कह करके अंदर चल देता है। वो भी पीछे चल देती है। चल वरना धक्का दे करके भगाऊंगा। बलबीर 2-4 आदमियों को लेकर के आ गया था। काली, ओ काली, आज तू इस पराये के कारण मुझसे मुंह मोड़ करके जा रही है। एक दिन आएगा जब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। सुन रही है तू काली? चिल्लाते हुए वो चली जाती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। माँ का बोला पराये शब्द उसके कानों में गूंजने लगती हैं। वो सोचने लगी, सच ही तो बोली है माँ, ये लोग तो पराये ही हैं। आज मेरे नाम पर 5 लाख होते हुए भी उन दोनों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। मेरे अपने तो मेरी माँ और भाई हैं। वो सोच लेती है कल ही सारे पैसे निकाल करके माँ को दे आएगी। डाइनिंग हॉल में बैठे सब नाश्ता कर रहे हैं। सौर उसे ध्यान से देख रहा था। वो बस नाश्ता करने का दिखावा कर रही थी। काजल क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बेझिझक कहो, पर नाश्ता तो ठीक से करो। वो टोके बिना नहीं रह सका। मैं सोच रही थी छोटे ठाकुर की आज माँ पैसे मांग रही थी। उन दोनों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आखिर जैसी भी हैं मेरी माँ ही हैं ना। आप कुछ पैसे उन्हें दे दीजिए ना छोटे ठाकुर। यहाँ मैं रंग बिरंगे भोजन करती हूँ और वो लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ठीक नहीं है, वो उदास सी बोली। रितु और ममता जी को इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दोनों काजल का मुंह देखने लगती हैं। देखो काजल, वो लोग जानते हैं कि तुम कितनी भोली हो। उनके दुख की बात सुन करके तुझसे रहा नहीं जाएगा और तू पैसे दे देगी। वैसे तुम उनसे कब मिली थी? ममता जी पूछती हैं। आज सुबह में वो दोनों आए थे माँ। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। वो दोनों मुझे घर से और खुद से दूर कर दिए, पर मैं उन्हें अपना मानती हूँ। मैं उन्हें इस स्थिति में नहीं देख सकती। कह करके वो रोने लगती है। तुम रोना बंद करो, चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, आज हम लोग घूमने चलेंगे। मैं कुछ सोचता हूँ, चलो उठो। सौर काजल और रितु से कहता है। माँ आप भी चलिए। नहीं बेटा, मेरे जोड़ों का दर्द मुझे घूमने से रोकता है। तुम लोग जाओ और घूम आओ, मैं जा करके आराम करती हूँ। ममता जी कह करके उठती हैं। सौर उनके साथ चला जाता है। सौर, काजल तो उन दोनों के बातों में आ गई है, पर क्या करेगा तू बेटा?
मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि काजल कोई गलत फैसला ले। वो पैसे उसकी पढ़ाई के लिए मनोहर जी ने अपना खून पसीना बहा करके जमा किया है। वो काजल को बहकावे में आया देख करके चिंतित थी। माँ आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। आप आराम कीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, और नहीं तो बहादुर से कहिएगा मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। सौर उन्हें बिस्तर पर लेटा देता है। हुर्रे, घूमने जाएंगे, चल काजल, आज तुझे मैं तैयार करूंगी। तू तो हमेशा सादा जीवन उच्च विचार का फार्मूला अपनाती है, पर आज छुट्टी में घूमने जा रहे हैं तो मेरी मर्जी चलेगी और तू मुझे रोक नहीं पाएगी। चल। रितु बहुत उत्साहित थी। आज बहुत दिनों बाद वो लोग घूमने जा रहे थे। रितु, मेरा दिल नहीं करता है कहीं जाने का, तू और छोटे ठाकुर चले जाओ, मैं माँ के पास रहूंगी। वो सौर के पैसों के बारे में कोई जवाब नहीं देने से दुखी थी। क्यों नहीं जाओगी तुम? यहाँ सब मेरी बात मानते हैं, समझे? जा करके तैयार हो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। सौर माँ को पहुंचा करके आते हुए काजल की बात सुन करके कहता है, अब चलो। रितु उसे खींचते हुए ले जाती है। वो सर झुकाए उदास हो करके उसके पीछे जा रही है। बंसीलाल जी, मुझे 2 लाख रुपए कुछ देर में दे जाइए, जरूरी काम है। सौर अपने कमरे में बैठा अपने मैनेजर को फोन करके कहता है, ठीक है छोटे ठाकुर, मैं आधे घंटे में आता हूँ लेकर के। मैनेजर आ करके सौर को पैसा दे चुका था। उसके जाने के बाद वो तैयार हो करके बाहर आता है। रितु, काजल, तुम लोगों का हो गया तो अब चलो भी। 2 घंटे से तैयार हो रही हो दोनों। जी भैया, आप गाड़ी में बैठिए, हम आते हैं। रितु काजल के कमरे से निकल करके बोल करके फिर घुस चुकी थी। हे भगवान, ये लड़कियां भी ना। वो नीचे चल पड़ा। 10वीं बार हार्न की आवाज सुन करके वो दोनों दौड़ती हुई आ करके गाड़ी के पास आती हैं। सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो गए। इस मैडम के नखरे ये नहीं लगाएगी, लोग क्या कहेंगे। वो थका करके रख दी, इसको तैयार करने में लेट हुई है। और काजल को गौर से देखता है। नीले सलवार और दुपट्टे के मैचिंग कपड़ों पर पीला कुर्ता उस पर बहुत खिल रहा था। कानों में छोटा सा झुमका और बालों की लंबी चोटी उसे अलग ही निखार रहा था। ओंठों पर गुलाबी रंग उसने चेहरे की अलग ही ताजगी दे रहे थे। वो उसके आज के रूप में खो गया था। भैया चलिए, लेट हो रहा है। रितु सीट पर बैठी बोलती है। काजल उसके बगल में बैठ जाती है। रितु के बोलने से होश में आता है। गाड़ी मुख्य द्वार से निकाल लेता है। वो लोग मंदिर जा करके पूजा करते हैं, फिर गांव में लगे मेले में घूमते हैं। रितु के मस्ती में काजल का दिल भी बहल जाता है और सौर भी खूब मुस्कुराता है। काजल कभी भी सौर को इतने खुल करके मुस्कुराते नहीं देखी थी। वो उसे एकटक देखने लगती है। वहां से निकल करके जिस रास्ते पर गाड़ी जाने लगी थी, वो रास्ता काजल को कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कुछ देर बाद गाड़ी जब उसके माँ के घर के आगे रुकती है तो वो सौर को कृतज्ञ दृष्टि से देखते हैं। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू निकल जाते हैं। वो लोग उतर करके अंदर जाने लगते हैं कि रचना देवी और सोनू बाहर निकल आते हैं। अरे अब क्यों आई है यहाँ? उतनी बेइज्जती कम थी जो फिर करने आई है? रचना देवी काजल को गुस्से से कहती हैं। नहीं, कुछ काम है, अंदर चलो तुम दोनों। और उसे दरवाजे से हटने को इशारा करता है, पर वो दोनों दरवाजे के सामने दीवार बने खड़े थे। अब क्या काम है? घर में कुछ मेहमान हैं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। जो भी कहना है यहीं कहिए, रचना देवी बहुत कर्कश आवाज में कहती हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसा मेहमान आया है जो हम लोगों से पर्दा करेगा। जब तक वो माँ बेटा सौर का इरादा समझ पाते, वो दोनों को धकेलता अंदर घुस जाता है। काजल और रितु भी पीछे दौड़ती हैं। अंदर का नजारा देख करके काजल चकित रह जाती है। उसकी माँ के बिस्तर पर नोटों की हजारों बंडल पड़े थे। माँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हो? उस दिन मुझसे मांगने आई थी, 2 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से आया? तू कौन होती है माँ से सवाल जवाब करने वाली? ये सारा पैसा हमारा है, जा यहाँ से। सोनू गुस्सा करके बोलता है, मैं यहाँ पैसा मांगने नहीं, वो 5 लाख देने आई थी।
पर तुम लोगों के पास तो बहुत पैसा है। इसका मतलब माँ तुम मुझे झूठ बोली थी और मैं बुद्धू तुम्हारे झूठे आंसुओं के कारण अपने शुभचिंतकों से नाराज हो गई। वो गुस्से से जोर जोर से बोल रही थी। दोनों माँ बेटा सर झुकाए चुपचाप खड़े थे। ये मेरे पापा का घर है जिस पर कानूनी मेरा भी हक है। मैं चाहती तो कोर्ट से लड़ करके हिस्सा ले सकते थे, पर मैं तुम लोगों के खातिर कुछ नहीं बोली। पर तुमने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया। अब एक पैसा नहीं दूंगी मैं। चारों तरफ देखते हुए चलिए छोटे ठाकुर, ये लोग सच में बहुत बुरे हैं। इनका जमीर मर चुका है। मुझ बेवकूफ़ को ये बात तब समझ आनी चाहिए थी जब ये एक माँ हो करके अपने मरे हुए पति की जवान बेटी को घर से भगा रही थी। मैं तभी इसको पहचान गई होती तो आज अफसोस नहीं होता। चलो रितु, ये लोग मेरे कोई नहीं हैं। मेरे पापा के साथ सब लोग मर गए। चलो आ करके रोते हुए रीतू का हाथ पकड़ करके बाहर निकल जाती है। तुम दोनों तो बताओगे नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया है, पर मैं पता लगा लूंगा। जरूर तुम लोगों ने कहीं चोरी की होगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। उन लोगों के बाहर निकल जाने के बाद सौर उनसे पूछ रहा था। उसे जानना था कि ये पैसा किस कमाई के हैं। नहीं नहीं छोटे ठाकुर, रिपोर्ट मत लिखवाइए। इसके पापा ने काजल के लिए गहने बनवाए थे और दहेज के लिए मुझे भी 5 लाख रखने को दिए थे, तो हम लोगों ने सारे गहने बेच दिए। ये पैसा उसी का है। रचना देवी सौर के कदमों में गिरी रो रही थी। बहुत ही गिरे हुए हो तुम दोनों। जी चाहता है गोली मार दूं, पर तुम्हें तो एक लड़की का दिल दिखाने की सजा भगवान देगा। एक बार तो आ गए, पर दोबारा मेरे घर आने की कोशिश मत करना, वरना जिंदा नहीं रहोगे। अत्यधिक क्रोध से सौर का चेहरा लाल हो गया था। वो रचना देवी को अपने पैरों से धकेलता बाहर आ करके गाड़ी में बैठकर चल दिया जहां वो दोनों पहले से बैठी थी। हा माँ, क्या शानदार एक्टिंग की है तूने। अच्छे अच्छों को मात दे दी। उन लोगों को देख करके पहले तो मैं डर गया, जब तुम मोर्चा संभाल ली तो धीरे धीरे डर गायब होता गया। पर पैसों के बारे में झूठ क्यों बोली कि वो दीदी के गहनों का है? तो क्या कहती ये काजल के झूठ मूठ के तय हो चुकी शादी कराने के बदले ली है। अब तुम बस देखते जाओ बेटा इस सौर का क्या क्या करती हूँ। काजल को पनाह दी है ना उसने, उसकी आंखों के सामने इस लड़की का जीवन तहस नहस कर दूंगी। इसके बाप से मैं महीने के महीने सारा वेतन घर आते ही छीन लेती थी, फिर भी उसने मुझसे 5 लाख रुपए छुपा लिए। वो नागिन की तरह गुस्से से फुफकार रही थी। बहुत सुख भोग लिया तूने काजल, अब खून के आंसू रोने के लिए तैयार रहना। मैं जल्दी ही आ रही हूँ तेरे लिए तेरी बदकिस्मती लेकर के। हा, वो हंसते हुए बोलती है। उसकी हंसी में सोनू भी साथ देता है और वो लोग फिर से रुपए गिनने में लग जाते हैं। पूरे रास्ते वो सिसकती ही रही। रितु के समझाने पर भी वो चुप नहीं हो पा रही थी। आज उसका फिर से विश्वास टूटा था। घर आए ही वो दौड़ती हुई अपने कमरे में चली गई और फूट फूट करके रोने लगी। रितु उसके पीछे जाने लगती है, पर सौर उसे रोक देता है। उसे जी भर करके रोने दे रितु, उसका मन हल्का हो जाएगा। जा तू भी आराम कर, मैं थोड़ी देर फैक्ट्री से होकर के आता हूँ। रितु अपने कमरे में जाती है और सौर माँ के पास। कैसे लालची लोग हैं वो लोग। एक तो उसे घर से निकाल दिया, ऊपर से उसके लिए रखे सामान को बेच करके पैसा ले लिया। हद है, कोई मतलब ही नहीं है अपने मान मर्यादा की। ममता जी भी गुस्से में आ गई थे जब सौर ने पूरी बात बताई तो। माँ, मुझे किसी ने बताया था कि वो दोनों बैंक से 3 लाख रुपए निकाले हैं। मुझे आश्चर्य हुआ है कि वे लोग तो पैसों के अभाव में 3 दिन से खाना नहीं खाए हैं, फिर 3 लाख कहाँ से आए? मैं अगर काजल को सच्चाई बताता तो वो शायद नहीं मानती, इसलिए मैं घूमने के बहाने उसे उन दोनों की सच्चाई दिखा दी। अब वो कभी भी उन लोगों पर विश्वास करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहेगी। सौर धीरे धीरे पूरी बात बताता है। आपने मेरी आंखें खोल करके बहुत ही अच्छा किया छोटे ठाकुर, वरना मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे लग रहा था कि उन पैसों पर उन दोनों का हक है, पर आज सच्चाई समझ में आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर की मेरी आंखों पर लगा पर्दा उठा दिए। काजल सौर को धन्यवाद देने आई थी, जहां माँ बेटे की बातचीत की आवाज़ सुन करके वो बाहर से ही सुनने लगी थी।
कोई बात नहीं है काजल, हो जाता है कभी कभी ऐसा। हम सही गलत में फर्क महसूस नहीं कर पाते हैं। अब आशा करता हूँ तुम इन सब बातों से निकल करके अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगी। वो मुस्कुरा करके उसका सर सहला देती है। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर फैक्ट्री से हो करके आता हूँ, जल्दी ही आऊँगा। वो चला जाता है। इधर आ बेटी, देख तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते थे ना, इसलिए तुम्हारे लिए एक सपना देखे कि तुम डॉक्टर बनो। तो बेटी उनके सपनों के लिए जी जान लगा करके पढ़ो, तुम्हारी परीक्षा नज़दीक है ना। अब तुम किसी भी बिना मतलब के बात की तरफ ध्यान मत देना। ममता जी प्यार से उसे समझा रही थी। कम दिनों में ही काजल उनके दिल का टुकड़ा बन गई थी। वो उसे रोता देख बेचैन हो गई थी। हाँ आप ठीक कहती हैं माँ, मैं चाय बना करके लाती हूँ, आप पियोगी ना। वो उठते हुए बोलती है। हाँ ले आ, और हाँ खुश रहा कर। वो उसे थपथपा करके बोलती हैं। अब वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाती है। उसकी और रितु की परीक्षा सर पर आ गई थी। दोनों दिन रात पढ़ने में एक की हुई थी। जैसे तैसे करके परीक्षा खत्म हो गई। अब काजल को भी चैन आया। रोज आनंद उसे देख करके सीटी मारता था स्कूल में, और उससे सबके सामने अपने प्रेम का इजहार करता था। सौर के बारे में वो पता लगा चुका था, इसलिए काजल को पाने के लिए उसने दूसरा तरीका सोच रखा था। परीक्षा के बाद दोनों सहेलियां खूब मस्ती करती थी और सौर के साथ घूमने भी जाती थी। एक दिन शाम में जब वो लोग घूम करके आए तो हवेली के बाहर गैरेज में बड़ी सी गाड़ी लगी हुई थी। सौर जब बहादुर से पूछता है तो वो अंदर जाने का इशारा करता है। मुख्य द्वार से अंदर जाते ही हाल में ममता जी के पास एक लड़की बैठी थी, जो उसे देख करके दौड़ती आती है और उसके गले लग जाती है। हे सौर, कैसे हो? आई मिस यू बेबी सो मच। क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ थोड़ा थोड़ा, काम बहुत था इसलिए ज्यादा नहीं कर पाया। वो उसे छेड़ता हुआ बोला और खुद से अलग किया। मेरी माँ से तो तुम मिल चुकी हो। ये रितु है मेरी छोटी बहन, और ये मेरे वर्कर की बेटी है काजल, जो अब हमारे घर की सदस्य है और पिछले 10 महीनों से यहीं रहती है। वो लिली से सबका परिचय करवाता है। रितु और काजल, ये मेरी लंदन यूनिवर्सिटी फ्रेंड लिली है, जो मुझे अचानक आज सरप्राइज कर दे। हंस करके बोलता है सौर। हाय रितु, हेलो काजल, कैसी हो तुम लोग? वो काजल का परिचय जान करके कुछ खास खुश नहीं थे। हाय लिली, ठीक है हम, आप कैसी हैं? रितु पूछती है। लिली का काजल का घूरना उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी चल काजल, सॉरी लिली, हम लोग घूम करके थक गए हैं तो आराम करने जा रहे हैं, कह करके उसे खींचती ले जाती है। तब लिली, यहाँ इंडिया कैसे आना हुआ? वो कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। ममता जी उठ करके बगीचे में टहलने चली गई थी। वो दोनों वहीं गप्पे मारने लगे थे। मेरे चाचा जो हैदराबाद में रहते हैं, उनकी बेटी की शादी है, जिसमें शामिल होने मम्मी और पापा मुझे ले आए हैं। आएंगे तुमसे मिलने किसी दिन। वो उसकी तरफ देख करके बोला। क्यों, कोई काम है? तो मैं खुद ही मिल लूंगा उनसे जा करके। है कोई काम खास? आखिर तुमने उनकी बेटी का दिल जो चुरा लिया है। वो हंसते हुए बोलती है। तुम भी ना वैसी ही मजाकिया हो। 2 साल से ऊपर हो गए पर तुम बदली बिल्कुल भी बदली नहीं हो। पर तुम बदल गए हो सौर। मैं हमेशा तुमको याद करती थी, तुम्हारे फोटो को देखा करती थी, पर तुम मेरे ढेर सारे मैसेज के बदले एक मैसेज कर देते थे। पर अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारे पास हमेशा ही रहूंगी। सौर उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उसे आराम करने को बोलता है और रात के खाने पर मिलने की बात बोल करके शीतल से कह करके उसे गेस्ट रूम में भेज देता है। सौर की नींद अपना दरवाजा पीटे जाने पर खुली। कौन है? आ रहा हूँ। जब तक वे कपड़े और चप्पल पहनता तब तक लग रहा था कि दरवाजा खुलवाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए पीटा जा रहा है। अरे कौन है? रुको, आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ, रुको तो। तुम? फिटिंग जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहने, मेकअप से पुता चेहरा लिए लिली बन ठन करके उसके सामने खड़ी थी। ओह, तुमने तो सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया लिली। भला ऐसे तो कोई किसी को उठाता है? वो खींचते हुए बोला। अरे भाई अंदर तो आने दो। वो उसे धकेलते हुए अंदर घुस करके बेड पर बैठ जाती है। अरे बाबा अंदर आ जाओ। अब क्या वहीं खड़े रहोगे? वाह, तुम्हारा कमरा तो शानदार है। हाँ तो
क्या कह रहे थे तुम कि ऐसे नहीं उठाया जाता है? तो मिस्टर सौर प्रताप ठाकुर, जरा पिछली बातों को याद करो कि जब तुम हॉस्टल में थे तो मैं तुम्हें कैसे जगाती। वो बात पुरानी हो गई लिली, मेरी दुनिया अब बदल गई है। जब तक पापा जिंदा थे मैं जिंदगी की रंगरेलिया में खोया हुआ था, पर अब सबको मेरी जरूरत है। मैं अब उन पुरानी दुनिया में नहीं जा सकता। वो अपनी सच्चाई बता रहा था। तुम नीचे चलो, मैं फ्रेश होकर के आता हूँ। वो बाथरूम में जाने के लिए अलमीरे से टॉवल लेता है, पर लिली छीन लेती है। अरे ओ बुद्धू राजा, मैंने शीतल को चाय यहीं लाने को बोल दिया है, आ जाएगी लेकर के। अभी तो तुमको पुरानी बातें याद दिलानी है, कह करके उसे धक्का दे करके बेड पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है। मेरी तरफ देखो सौर, मैं यहीं तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें अपना बना करके तुम्हारे दिल में रहने। आई लव यू सो मच सौर्य। वो जज्बाती हो करके कहती, उसके ऊपर लेट करके उसे चूमने लगती है। छोटे ठाकुर चाय, वो कहते हुए सौर के कमरे में घुस चुके थे। शीतल के हाथ में उसने ये कह करके चाय ले लिया था कि मुझे छोटे ठाकुर से अपना रिजल्ट चेक करवाना है, पर यहाँ का नजारा देख करके उसके होश उड़ गए थे। चाय की ट्रे उसके हाथों में थरथराने लगा और वो झट से पीछे मुड़ करके निकलने लगी थी। ओ हटो लीली, ये बच्चों वाली हरकतें मत किया करो, अब बड़ी हो चुकी हो तुम। वो काजल को देख करके नर्वस हो गया था, उसे अपने ऊपर से हटा करके उठ बैठा। आओ काजल, आज तुम आई हो चाय लेकर के, कोई काम था क्या? वो उसके कांपते हाथों से ट्रे ले करके साइड टेबल पर रखता बोला। उसके बनियान पर लिली की लिपस्टिक के निशान लग गए थे। नहीं छोटे ठाकुर, आज हमारा रिजल्ट आने वाला है, इसलिए मैं आपको बोलने आई थी कि मैं लैपटॉप पर चेक करके बताइए। वो सर झुकाए धीरे से बोली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो छोटे ठाकुर खुद ही नीचे आ जाते। सौर की तरफ वैसे भी वो कभी नजरें मिला करके नहीं देखते थे, पर आज जो देखी उसके बाद तो और भी मुश्किल था सौर की आंखों में देखना। अच्छा तुम नीचे चलो, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर के आता हूँ, वहां पर दिखा दूंगा। रितु उठ गई क्या? वो उसे शर्मिंदा नहीं कर सकता था, इसलिए उसे वहां से नीचे जाने को बोला। वो नहीं में सिर हिलाती है तो उसे रितु को उठाने को बोलता है और चाय पीने लगता है। हे यू, क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी के कमरे में घुसने से पहले नॉक किया जाता है? यू इडियट, तमीज नाम की चीज नहीं है तुम में। लिली उसे बुरा तरह से फटकार रहे थे, उसे इतना अच्छा मौका गंवा देने का अफसोस था। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और वो सॉरी बोल करके चली जाती है। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था लिली, बेचारी को इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। सौर उसे अफसोस से देखता बोला और कप रख करके बाथरूम में चला गया। माई फुट, इस 2 टके की लड़की के लिए तुम्हारे दिल में बहुत सहानुभूति है, पर मेरे लिए कुछ एहसास नहीं है। जो लम्हे तुम भूल चुके हो वो तुम्हें याद कराऊंगी मैं, और इस काली कलूटी को तो मैं खुद निपट लूंगी। वो मन में सोच करके पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है। नाश्ते से निपटने के बाद रितु उसे घेर चुकी थी। भैया जल्दी कीजिए, सबका रिजल्ट आ गया है, हम दोनों अभी तक अनजान हैं। उसका सब्र खत्म हो गया था। देख ही रहा हूँ, खुलने तो दो पहले। सौर हंस दिया उसके उतावलेपन पर। काजल वहीं चुपचाप खड़ी थी। लिली अपने कमरे से बाहर आई। वो सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और शीतल उसकी तरफ मिठाई की प्लेट लेकर के आ रही थी। वो उसे नीचे ही रुकने का इशारा कर आती है। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? वो सौर से पूछती है। लिली, मैं और काजल फर्स्ट डिवीजन में पास हुए हैं और काजल तो अपने कॉलेज में टॉप की है। लो तुम भी मुंह मीठा करो और हमारी खुशी में शामिल हो जाओ। वो एक पीस मिठाई काजल से ले करके उसके मुंह में डालने के लिए आगे बढ़ती है। नो नो, मैं स्वीट्स नहीं खाती, डाइटिंग पे हूँ। वो पीछे हट करके कुर्सी पर बैठ जाती है। रितु का मुंह लटक जाता है। अरे तू काजल को खिलाना, उसे आज जितना मिठाई खिलाएगी उतना कम है। क्यों काजल, ठीक कह रहा हूं ना मैं? पूरे कॉलेज में टॉप की है, सारा मिठाई खा सकती है। लिली के मना कर देने से रितु को उदास देख सौर उससे हंस करके कहता है। वो हंस देती है।
हाँ बेटा, आज काजल ने अपने पिता का नाम ऊंचा कर दिया है। आज उनकी आत्मा खुश हो रही होगी। बेटी, अब तुझे उनका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा करना है। ममता जी उसे प्यार से दुलारते हुए बोली। हाँ माँ, आपको आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी। काजल उनके गले लग करके रो पड़ती है। अरे अब रो क्यों रही है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। रितु उसको टोकती है। हाँ माँ, हाँ मैं बहुत खुश हूँ रितु, बस पापा की याद आ गई, वो आंसू पोंछते हुए बोली। चलो आज रितु और काजल की शानदार रिजल्ट के खुशी के उपलक्ष्य में मैं सबको मेरी तरफ से पार्टी। सौर उसे खुशी करने के लिए बोलता है। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई बहुत खूबसूरत हो गई थे और रितु से हंस करके बात करने से ऐसा लग रहा था मानो कड़क धूप में अचानक ही झमाझम बारिश हो रही हो। लिली सारा तमाशा देख करके बोर हो गई थी। चलो कहीं तो घुमाओगे इन लोगों के खुशी में ही सही। चलो मैं रेडी हूँ, वो सौर के पास आती बोली। ये लंदन नहीं है लिली, गांव है। यहाँ ऐसे कपड़े नहीं चलते हैं। तुम कुछ अच्छा सा पहन लो काजल की तरह। ममता जी उसे टोकी। आंटी, कितनी अच्छी तो है मेरी ड्रेस। मैं इसके जैसे कुर्ती सलवार नहीं पहन सकती और मेरे पास है भी नहीं। मैं तो ऐसे ही चलूंगी। क्यों सौर, ठीक है ना? उसे गुस्सा आ गया था काजल से खुद की तुलना पर, लेकिन खुद को संभालती वो जवाब दे करके सौर से पूछ रही थी। सौर को जवाब ना दे करके बस सर हाँ में हिला देता है और माँ को आंखों से चुप रहने को बोलता है। सब तैयार हो करके गाड़ी में सवार हो करके शहर की तरफ चल पड़ते हैं। आज दोनों ममता जी को भी जबरदस्ती पकड़ करके ले आई थी। वो भी खुश थी। लिली सौर के साथ आगे बैठी थी और ये तीनों पीछे। वो लोग शहर में खूब घूमते हैं। सौर उन दोनों को गिफ्ट देता है खरीद करके और ममता जी एक एक सोने की चेन दोनों के लिए खरीदती हैं। लिली मुंह बनाए खड़ी थी। तभी सौर ने उसे एक घड़ी खरीद करके दी। लो लिली, ये तुम्हारे लिए। वो खुश हो जाती है और अपना हाथ आगे कर देती है। पहना दो तुम खुद से। ममता जी बेरुखी से उसकी ओर देखती हैं। उसे लिली का बेबाक अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो काजल रितु सी बातों में लग जाती है। काजल सब कुछ देख रही थी। उसे भी लिली कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी, पर वो जान गई थी सौर और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब देर रात तक खाना पीना खा रहे थे। सब बहुत खुश हैं और काजल तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। आखिर उसने पहला पड़ाव पार जो कर लिया था। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ उसमें 3 लोगों का बहुत ही सहयोग रहा है। मुझे आगे बढ़ाने का हौसला देने वाले और मेरे सर पर छांव देने वाली ममता देवी और सौर प्रताप ठाकुर हैं। वे दोनों मेरी जिंदगी में सूरज की तरह रोशनी बिखेर करके मुझे अंधेरे से बाहर निकाल लाए हैं। मैं इनकी आभारी हूँ कि इन लोगों ने मुझे राह दिखाया और आज मैं अपने कॉलेज में सबसे अधिक नंबर ला पाई। मैं अपनी जीत की मेडल और इनाम उनको देना चाहूँगी। काजल को अपने कॉलेज में सम्मानित किया जा रहा था। तभी वो बोल रही थी, माँ और छोटे ठाकुर कृपया यहाँ आइए। कॉन्फ्रेंस हॉल से वो उन्हें पुकार रही थी। सब नीचे लगे कुर्सियों पर बैठे थे। सादे सलवार कुर्ती में हल्का सा काजल लगाए, कानों में छोटी सी बाली, नाक में छोटी सी बूंदी और बालों की चोटी लंबी बनाए वो परियों की रानी लग रही थी। भले ही वो सांवली थी, पर उसका नाक, नक्श और चेहरे की बनावट उसे हजारों गोरी गोरी लड़कियों से अलग झलक देता था। सौर उसे गौर से देखता है और लिली से उसकी तुलना करने लगता है। लिली बेहद ही खूबसूरत थी, पर उसका मॉडर्न अंदाज सौर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो काजल के सांवले रूप में शायद खोने लगा था। उसके कॉलेज से आया निमंत्रण आया था जिसके कारण सब गए थे। रितु तो खुशी से उछल रही थी। उसे अपनी दोस्ती पर नाज हो रहा था। लिली भी उनके साथ आई थी, पर अब अफसोस कर रही थी क्योंकि उससे काजल की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्लीज सर आइए। कॉलेज के प्रिंसिपल सौर को मंच पर बुला रहे थे। वो माँ का हाथ पकड़ता मंच पर जाता है और काजल के सामने खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल काजल को मेडल और इनाम देते हैं, जिसे वो ले करके मेडल माँ को पहनाती है और इनाम की राशि सौर के हाथों पर रख देती है। माँ के पैरों को छूने लगती है, पर वो उसे पकड़ करके गले लगा लेती हैं। उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से भरी थी। सौर उसे दिलचस्पी से देखता है। हाल के बीच में एक कुर्सी पर बैठा आनंद उसे गौर
से देख रहा था। उसे सौर का काजल को देखना गुस्सा दिला रहा था। सब लोग उसे समझा करके थक गए थे कि वो काजल को भूल जाए, उस ब्लैक ब्यूटी के चक्कर में पड़ करके अपना नुकसान ना कर बैठे, क्योंकि सौर प्रताप उसके सरपरस्त थे। कुछ भी गलत होने की स्थिति में वो कॉलेज से उसे निकलवा सकते थे। आनंद के पापा के ट्रस्टी होने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये कॉलेज सौर के पिता के द्वारा बनवाया गया था, जिसे सौर के द्वारा समय समय पर लाखों रुपए डोनेशन में दिए जाते थे। आनंद को तो काजल को पाने का जुनून सवार हो गया था। वो अपने दोस्तों के बीच आज उसे प्रपोज करने की शर्त लगा चुका था। उसके सब दोस्त अपना सर पीटते हुए उसके लिए दुआ कर रहे थे। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद काजल रीतू को अपनी सहेली रूमी से मिलाने लाती है। ये मेरी पहली और अंतिम सहेली रूमी, और रूमी ये मेरी सहेली रीतू, ये दोनों का परिचय कराती है। सौर ममता जी और लिली के साथ कॉलेज के ऑफिस में बैठा था, जहां प्रिंसिपल उनकी आव भगत में लगे थे। इसी बीच आनंद एक लड़की को काजल को बुलाने को कहता है। मोनी, जा करके काजल से कहो प्रिंसिपल सर उसे ऑफिस में बुला रहे हैं, और हाँ, मेरा नाम मत बोलना, वरना पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो उसके कंधे से दुपट्टा उतार करके उसके हाथों में डाल करके मसल देता है। अब जा और किसी से भी इस बारे में बात मत करना। हंसता हुआ सीढ़ियों के पास उसके आने का इंतजार करने लगता है। मोनी को डर से पसीना आ रहा था। वो काजल को जानती थी, बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी, पर उसे आनंद से बहुत डर लगता था। वो मजबूर थी। काजल, तुझे प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे हैं, कोई काम है शायद, मुश्किल से कह करके वहां से चली जाती है। हे भगवान, इसकी रक्षा करना, कुछ गलत मत होने देना प्रभु। वो उसके लिए दुआ कर रही थी। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। वो कैंपस से चलती हुई सीढ़ियों के पास आती है। जब वो उसके सामने आ जाती है, काजल रुको, मुझे तुमसे एक बात करनी है। आनंद उसे हाथों से रोक करके बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? वो गुस्से से बिफर गई थी। सब स्टूडेंट आज के प्रोग्राम पर कैंपस में बैठे बातचीत कर रहे थे। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। वो अंदर से डर गई थी, पर रूमी की बात याद आते ही डर को दबा करके उससे बोली और साइड से जाने लगी। प्लीज काजल, मेरी बात एक बार सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। आई लव यू काजल। वो उसके हाथ को पकड़ करके अपने ओठों से लगाता बोला, चटाक, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरी खामोशी को तुमने मेरी कमजोरी समझ ली है। आज मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी शिकायत करके ही रहूंगी। अच्छा है, आज प्रोग्राम में तुम्हारे पापा भी शामिल हैं, अभी ऑफिस में ही होंगे, उन्हें भी पता चले तुम कॉलेज में क्या करते हो। वो गुस्से से ऑफिस जाने लगती है। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारा सारा घमंड आज चूर चूर कर दूंगा मैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, आज के बाद तुम कहीं नजरें नहीं उठा पाओगे। तुम्हारा वो हाल कर दूंगा मैं, कह करके उसे खींचता वहीं एक कमरे में ले जाता है। नहीं, छोड़ो मुझे, वो चिल्लाना चाहती थी, पर वो उसके मुंह को हाथों से बंद कर देता है, उसका दुपट्टा उतार करके फेंक देता है और उसे बेंच पर ढकेलता है। वो रो रही थी और बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, माफ कर दो, ऐसा मत करो। वो बाहर भागना चाहती थी, पर वो उसे अपनी बाहों में कस करके पकड़ लेता है। वो जोर जोर से रो करके चिल्ला रही थी और उसे खुद से दूर कर रही थी। मोनी उसके पीछे पीछे आई थी। ये देख करके उससे रहा नहीं गया और वो दौड़ती हुई रीतू और रूमी के पास जाती है। रूमी, रूमी, जल्दी चल, जल्दी, क्या हुआ तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ, आनंद काजल के साथ जबरदस्ती कर रहा है, चल बचा उसे। उसकी सांस फूल रही थी। वो दोनों उसके पीछे दौड़ करके जाती हैं। मोनी बाहर ही खड़ी रह जाती है। उसकी हिम्मत नहीं होती है अंदर जा करके आनंद के नज़र में आने की। वो दोनों कमरे का दरवाज़ा ढकेलती अंदर घुस करके आनंद से काजल को छुड़ाती हैं। वो रो रो करके बेहाल थी। रूमी उसे लात घूंसों से मारती है और रीतू को काजल को हाल देख करके बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल पर पड़ा डस्टर उठा करके आनंद के सिर पर मारना शुरू कर देती है। काजल अपना दुपट्टा ओढ़ती है। आनंद उन दोनों की पिटाई से घबरा करके भाग जाता है।
वो तीनों उसे वॉशरूम ले जाती हैं और उसका चेहरा धो करके उसे चुप होने को बोलती हैं। रितु सौर को फोन लगाने लगती है पर काजल उसे रोक देती है। नहीं रितु, छोटे ठाकुर को मत बताओ, वो उसे मार डालेंगे और मेरी भी बदनामी होगी। वो यही चाहता है कि मैं बदनाम हो जाऊं। रो करके उसकी आंखें फूल गई थी। मुझे माफ कर दो काजल, उसने मेरा दुपट्टा खींच करके धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात मान करके तुम्हें नहीं बुलाया तो मुझे छोड़ेगा नहीं, पर मैं तुम्हारे पीछे ही थे। उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता देख मुझसे रहा नहीं गया, तब मैं इन दोनों को बुला करके लाई। मुझे माफ कर दो। मोनी हाथ जोड़ करके रो रही थी उसके सामने। कोई बात नहीं मोनी, मैंने तुम्हें माफ किया। भले तुमने उसके डर से ऐसा किया पर बचाया तो तुमने ही मुझे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोनी। काजल रोते हुए बोली, बस एक प्रार्थना है मोनी, ये बात किसी को मत बताना। आनंद ने तुम्हें नहीं देखा है। जब वो तुमसे पूछे कि ये दोनों कैसे आई तो साफ मुकर जाना, तुम बच जाओगी। और वो खुद से तो अपनी पिटाई किसी को बताएगा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात फैले। वो अब चुप हो करके दिमाग से काम कर रही थी। हाँ भैया, आती हैं हम दोनों, आप गेट पर 2 मिनट रुकिए, रितु को सौर का फोन आता है। तू अपना चेहरा ठीक कर वरना माँ और भैया पूछेंगे। रितु उसका बाल ठीक करते हुए बोलती है। काजल एक बार सोच ले, तू ठीक कर रही है उसे बिना सजा दिलवाए छोड़ करके। तुझे आगे भी यही पढ़ना है ना। तुम्हारी आज की चुप्पी से उसका हौसला बढ़ जाएगा। रूमी को काजल का फैसला सही नहीं लग रहा था। तुम रहोगी ना मेरे पास, सब ठीक होगा रूमी, तू चिंता मत कर और घर जा। आज के मार के बाद वो दोबारा ऐसा करने की नहीं सोचेगा। वो उदासी से मुस्कुरा करके कहती है। चारों बाहर आती हैं। रूमी उससे गले मिल करके बाय बोलती है और मोनी के साथ चली जाती है। वो दोनों भी गेट पर सौर की लगी गाड़ी में आ करके बैठ जाती हैं। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।